वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए भारतीय इतिहास से यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। टॉपिक का नाम आपका है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यह क्लास आपके एसएससी जीडी, यूपीपी, लेखपाल, बीडीओ, पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। टॉपिक का नाम फिर से बता देते हैं, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 पहुंचा। जो वास्को डिगामा था एक क्या था? वास्को डिगामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। उसकी सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर बंदरगाह कालीकट नामक स्थान पर 20 मई 1498 को वास्को डिगामा पहुंचता है। कालीकट के तत्कालीन शासक थे जमोरिन। जो समय 1498 में जो प्रवेश करता है उस समय कालीकट के तत्कालीन शासक कौन थे? जमोरिन थे। वास्को डिगामा का स्वागत किया और जमोरिन ने वास्को डिगामा क्या क्या किया? स्वागत किया। 1505 में ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा, क्या नाम था उसका? फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए। 1505 में क्या होता है? फ्रांसिस्को द अल्मीडा नाम से एक पुर्तगाली थे, वो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए। अल्फांसो द अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में, फिर दूसरे थे अल्फांसो द अल्बुकर्क में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। जो अल्फांसो द अल्बुकर्क थे 1510 में ईस्वी में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के समय कौन थे शासक 1510 में? यूसुफ आदिल शाह। क्या नाम था उनका? यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन किस प्रकार है? पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए और डेन आए और फ्रांसिस आए। पहले कौन आया? पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए और फिर फ्रांसीसी आए। इनका भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस प्रकार लगाई गई इन पर चर्चा करेंगे। कंपनी का नाम क्या है? स्थापना वर्ष क्या है? भारत में प्रथम स्थायी फैक्ट्री कौन सी है? तो पहला नाम है पुर्तगाली। स्थापना वर्ष 1498 ईस्वी में व्यापारिक कंपनी स्थापना हुई। कोचीन 1503 में। भारत में प्रथम स्थायी फैक्ट्री कब हुई? कोचीन में 1503 में। अंग्रेज स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी। सूरत में इन्होंने 1613 ईस्वी में प्रथम स्थायी अपनी कंपनी खोली, फैक्ट्री खोली जिसे कहते हैं। उसके बाद आए डच। 1602 में स्थापना वर्ष क्या नाम है? मुसलीपट्टनम। 1605 में मुसलीपट्टनम में एक स्थायी फैक्ट्री खोली उन्होंने। उसके बाद डेनिश 1616 में ईस्वी में। टान के बाद 1620 में वहाँ पे इन्होंने स्थायी फैक्ट्री खोली। उसके बाद फ्रांसीसी 1664 में स्थापना वर्ष और सूरत में 1668 में इन्होंने अपनी कंपनी खोली। सूरत में फ्रांसीसी ने भी कंपनी खोली और अंग्रेजों ने भी अपनी फैक्ट्री खोली। आगे देखते हैं। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में 1961 में। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। कब आए थे? 1498 आए थे और अंत में ही 1961 में सबसे बाद में चले गए। सबसे पहले आए भी और सबसे बाद को गए भी। कौन? पुर्तगाली। कौन आया था? वास्को डिगामा जी आए थे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम जो संयुक्त पूंजी थी किसने डेवलप की? कंपनी डचों ने आरंभ की। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स निर्माण करवाया। डचों ने क्या किया? पुर्तगालियों को पराजित कर दिया, फिर उसके बाद आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया था। कहाँ? कौन सा? फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया। आगे देखते हैं। 1599 की बात है। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की।
1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने, कौन सा दल? मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्या नाम? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम तथा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। जहांगीर समय की बात है। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम कारखाना था। क्या था? स्थायी कारखाना था ये। 1613 में ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना जो अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था 1613 ईस्वी में। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई के उपहार के रूप में प्राप्त हुआ। 1661 में क्या होता है कि इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को कंपनी को दे दिया। 1668 में 10 पाउंड पर किसे दे दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को कंपनी को दे दिया। और मिला किसको था? इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह हुआ था राजकुमारी कैथरीन से। आइए आगे देखते हैं। लुई चौदहवें के मंत्री कालवर्ट, क्या नाम था उनका? कालवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है। लुई 14वें के मंत्री कालवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी डेस इंडियंस ओरिएंटल्स कहा गया। क्या कहा गया? कंपनी डेस इंडियंस ओरिएंटल्स कहा गया। आगे देखते हैं। मुर्शिद कुली खां बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था। जो मुर्शिद कुली खां था बंगाल का क्या था? प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था, जिसे मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था। जो मुर्शिद कुली खान था वो बंगाल क्या था? प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था, जिसे मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था। आगे देखते हैं। अलीवर्दी खान ने यूरोपीय की तुलना में मधुमक्खियों से की। अलीवर्दी जो खान था यूरोपियों की तुलना किससे की? मधुमक्खियों से की, तथा कहा यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वे शहद देंगी, यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगे। अलीवर्दी खान थे जो यूरोपियों को की तुलना किससे करते थे? मधुमक्खियों से करते थे, क्योंकि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट के मार डालेंगे। ब्लैक होल घटना बहुत ही पूछा जाता है कि ब्लैक होल घटना क्या है। 20 जून 1756 में सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। तो ब्लैक होल घटना थी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुई थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। इसको लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपके काफ़ी पेपर में पूछे जाते हैं। ये आपके एसएससी जीडी, यूपीपी, एसएससी जीडी, यूपीपी और पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे देखते हैं। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। किसने? अंग्रेजों ने। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजों के संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद अब प्रयागराज में रखा गया। इलाहाबाद की संधि कब होती है? अगस्त 1765। अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिया जाना था। अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल को दे दिया।
कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इसे बदले कंपनी क्या करती थी, सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिया करती थी। आगे देखते हैं। सरदार के.एम. पन्नीकर ने कहा है कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया। सरदार क्या नाम था उनका, सरदार के.एम. पन्नीकर ने क्या कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित किया। किसका, डाकुओं का राज स्थापित किया। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को सुरचकिया, क्या नाम था, सुकरचकिया मिशल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिशल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 में को अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को क्या होता है, संधि होती है। कौन सी, अमृतसर की संधि होती है। आगे देखते हैं। रणजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावरों को जीत लिया। रणजीत सिंह जीते 1818 में मुल्तान को और 1819 में कश्मीर और 1834 में ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। तो सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, महाराजा दलीप सिंह। दलीप सिंह का निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस, फ्रांस में हो गया। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। दलीप सिंह का निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस और फ्रांस में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1767 से 69 ईस्वी में हुआ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 1769 में हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 ईस्वी तक के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा बनाया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना, मेंबरशिप ली उसकी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में हुई। का अवसान श्रीरंगपट्टनम की सन मार्च 1792 द्वारा हुआ। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ, 1790 और 1792 के बीच। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। टीपू सुल्तान था जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। आगे देखते हैं। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ किया। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इससे स्तंभरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। जो कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी उसे स्तंभरारी भी कहते हैं, जागीरदारी भी कहते हैं, मालगुजारी भी कहते हैं एवं विस्वेदारी भी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। आगे देखते हैं रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। रेतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। रेतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे, टॉमस मुनरो थे और कैप्टन रीड थे। ये थे रेतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, जिन्होंने इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तो रेतवाड़ी व्यवस्था कहाँ हुई, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिलों में लागू किया। यह व्यवस्था कहाँ थी, मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का भाग था कुर्ग में लागू की गई थी। यह व्यवस्था जो रेतवाड़ी व्यवस्था थी वो मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग का आधुनिक नाम क्या है, कर्नाटक,
में लागू की गई। महलवाड़ी पद्धति के बारे में बात करें, महलवाड़ी पद्धति भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम तथा महल जहाँ जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। जो महलवाड़ी पद्धति थी वो भू राजस्व व्यवस्था के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल के साथ स्थापित की जाती थी। आगे देखते हैं, महलवाड़ी पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई थी। जो महलवाड़ी पद्धति थी आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। दादा भाई नौरोजी ने अपने लेखों में लिखा है, क्या लिखा है? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द बॉन्ड्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने अपने लेखों में क्या लिखा है? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 ने 1865 ईस्वी में W.C. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। किसका? दादा भाई नौरोजी ने 1865 ईस्वी में W.C. बनर्जी के साथ मिलकर, किसके? दादा भाई नौरोजी और W.C. बनर्जी 1865 में एक साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे। 1892 में लिबरल पार्टी, क्या नाम था? लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले क्या थे? भारतीय थे। कुछ गवर्नर जनरल हैं और उनकी नीतियाँ, इनके बारे में चर्चा करेंगे आगे। गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियाँ। पहला गवर्नर जनरल है आपका वारेन हेस्टिंग्स। वर्ष 1772 इसकी नीति थी कि बंगाल में द्वैध शासन का अंत किया। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब किया? 1772 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 इन्होंने स्थायी बंदोबस्त नीति। और लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संघ 1798। विलियम बेंटिक 1829 सती प्रथा पर रोक लगाई इन्होंने। इस पर सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? 1829 में विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड डलहौजी 1856 में राज्य हड़प नीति आई, किसके समय? डलहौजी के समय 1856 में। लॉर्ड रिपन 1800 स्थायी स्वशासन किसका है? लॉर्ड रिपन के समय आया, कब? 1882 में। लॉर्ड डफरिन, क्या नाम है? लॉर्ड डफरिन 1850 में कांग्रेस की स्थापना के समय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, क्या गवर्नर जनरल थे 1885 में। लॉर्ड कर्जन 1905 बंगाल विभाजन के समय अब तक गवर्नर जनरल कौन थे? 1905 में लॉर्ड कर्जन जी थे। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। जबकि 1857 की क्रांति है उसका प्रारंभ 10 मई मेरठ से हुआ था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। 1857 के स्वाधीनता के संग्राम का प्रतीक क्या था? प्रतीक कमल और रोटी था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विरोध की रहनुमाई की थी। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक थे, उनका उत्तराधिकारी था एक खान बहादुर ने 1857 के विरुद्ध की रहनुमाई की थी। रानी लक्ष्मीबाई, उनका मूल नाम क्या? मणिकर्णिका, क्या था ना? मणिकर्णिका को जन्म 19 नवंबर 1835 के गोलघर में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में। गोलघर कहाँ आपका? वाराणसी में है। 14 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। 14 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई का विवाह हो जाता है, किसके साथ? झांसी के एक महाराजा थे गंगाधर राव के साथ हुआ था। लखनऊ जिसे अवध कहते थे, विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। तो लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की वागडोर अपने हाथ में। बेगम हजरत महल ने अपने एक अल्पवयस्क बेटा था, उनका था विरजिस कादिर, को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की वागडोर अपने हाथ में ली। आगे देखते हैं,
कानपुर में 5 जून 1857 का नाना धोंदो पंत, जिनका नाम था, को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। कानपुर से 5 जून 1857 को नाना धोंदो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। अजीमुल्ला खां नाना साहब को सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां नाना साहब क्या थे? सलाहकार थे। तात्या टोपे 1814-1859 का रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाने जाते हैं। तात्या टोपे को एक और नाम से जाने जाते हैं, रामचंद्र पांडुरंग। उनके बचपन का क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग क्या था? तात्या टोपे का। आगे देखते हैं 1897 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले वर्तमान भोजपुर जिले से संबंधित हैं। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कौन थे? कुंवर सिंह, जो बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के थे, और शाहाबाद इस समय कहाँ है? वर्तमान भोजपुर जिले में संबंधित है। औवा के ठाकुर थे, क्या नाम था? ठाकुर कुशल सिंह। 1857 की ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। औवा के ठाकुर थे कुशल सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। आगे देखते हैं मौलवी अब्दुल्ला शाह, जो फैजाबाद 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। फैजाबाद थे एक मौलवी अब्दुल्ला शाह, 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। मौलवी अहमदुल्ला ने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा, सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। मौलवी अहमदुल्ला ने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों से क्या कहा था? सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ फेंको। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, जो 1856 से 1862 तक रहा। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट सर जॉन बेनेट हेर्शे कमांडिंग ऑफिसर थे। 1857 के विद्रोह के समय कौन थे? बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेर्शे, क्या नाम था उनका? लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेर्शे क्या थे? कमांडिंग ऑफिसर थे उस समय। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आते हैं 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापति। उस समय भारतीय सेनापति कौन थे? 1857 की क्रांति के स्थान और भारतीय सेना। जगदीशपुर से कौन से? जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। कानपुर से नाना साहिब या तात्या टोपे थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी थी। दिल्ली से बहादुर शाह जी थे। जगदीशपुर से कौन था? जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे। लखनऊ से आपके बेगम हजरत महल थे। कानपुर से आपसे नाना साहिब या तात्या टोपे जी थे। झांसी से आपकी रानी लक्ष्मीबाई जी थी। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय थे। इलाहाबाद से आपके कौन थे? लियाकत अली जी थे इलाहाबाद से। और बरेली से खान बहादुर खान जी थे, ये बरेली से थे। आगे देखते हैं सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। सर जेम्स जो आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह का क्या कहा? हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणामित किया। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंट 1857। इस विद्रोह में को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे। क्या नाम थे? एस.एन. सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 को प्रकाशित हुई थी। काफ़ी बार पूछा गया है। 1857 किसकी पुस्तक है? एस.एन. सेन जी की पुस्तक है। वो क्या है? 1857 भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब-ए-बगावत हिंद 1859 में इसमें प्रकाशित हुई, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा हुई। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। जो 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित की गई थी।
या जो 1857 की महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी वो कहाँ घोषणा की गई थी? 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में दरबार लॉर्ड कैनिंग द्वारा घोषित की गई थी। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इसमें क्या हुआ? भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह के ठीक बंगाल में नील विद्रोह 1859 और 60 ईस्वी में हुआ। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में क्या हुआ? नील विद्रोह हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक चला और संथाल विद्रोह का 1855 से 56 से चला और पावना उपद्रव का 1873-76 में हुआ। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1763 से 1800 ईस्वी में। बंगाल संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 56 में। और पावना उपद्रव कब हुआ? 1873 से 76 ईस्वी में हुआ। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला नियंत्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। इसमें क्या है? नील दर्पण जो उनका नाटक है उसमें नील बागान मालिकों के अत्याचार को खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध आनंद मठ से लिया गया है। जो वंदे मातरम है वो एक बंकिम चंद्र चटर्जी जी की एक प्रसिद्ध कृति है, उसका नाम है आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आगे देखते हैं पश्चिमी पंजाब में कोका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहरलाल द्वारा की गई, जिन्हें मुफ्ती शियान साहब के नाम से भी बुलाया जाता है। पश्चिमी पंजाब में कोका आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? 1840 ईस्वी में भगत जवाहरलाल द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः क्या कहते थे? शियान साहब। किसे कहते हैं? जवाहरलाल। जो भगत का नाम था भगत जवाहरलाल। इनका उद्देश्य सिख में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना, इस धर्म को शुद्ध करना था। और उनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना, इस धर्म को शुद्ध करना था। आगे देखते हैं पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पागलपंथ तक क्या था? एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। पागलपंथ क्या था? एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यह आपको क्लास कैसी लगी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके स्पेशली SSC GD UPP PAT PDO इत्यादि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो जय हिंद।